हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। अभी CNAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने ये प्रपोज किया है कि एग्रीकल्चर इनकम जो 10 लाख से ज़्यादा होती हैं इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, मतलब स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी इस पर लगाई जाए। वो क्यों? इसलिए कि आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स होती है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसी सूरतों में बाज़ लोग इस सेक्शन का गलत फ़ायदा उठाते हैं और अपनी जो इनकम होती है जो अदर सोर्सेज से होती हैं या फिर बिजनेस प्रोफेशन से होती है या किसी और जगह से इनकी जो कमाई होती है उसको इन लोग एग्रीकल्चर इनकम बता देते हैं और इस तरह एक टैक्स इवेजन का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरतों में जहां पर CNAG को ये पॉइंट समझ में आया तो उसने एक सॉफ्टवेयर बाकायदा डेवलप करने का प्लान बनाया है और डेवलपमेंट शुरू भी है उसका। CASS मतलब कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा कि इसमें जिन लोगों ने अपनी इनकम 10 लाख से ज़्यादा डिक्लेयर की होंगी और वो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की होंगी तो ऐसे लोगों को नोटिसेस जाएंगी, इन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकम टैक्स ऑफिसर्स में लाकर पेश करने होंगे और ये बताना होगा, ये साबित करना होगा कि ये जो सारे मेरी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर मीन्स से ही आई हुई हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या, इसको कहाँ से कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। तो समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। अब इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर लैंड की क्या डेफिनेशन है, तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी ज़मीन अगर मुल्क के बाहर है, वो फॉरेन कंट्री में है और वहाँ पर खेती बाड़ी करे, उसे हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं माने जाएगी। उसी तरह उसने कुछ लिमिट बताई हुई हैं। अब जैसे वहाँ पर एक 3 क्राइटेरिया, उसका 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ऐसी जगह या ऐसा शहर या ऐसा गांव जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो, तो उस शहर की जो म्यूनसिपल लिमिट जो होगी उस लिमिट से 2 किलोमीटर तक कोई भी लैंड होगी उससे एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा, चाहे उस पर खेती बाड़ी होती हो या ना होती हो। उसके बाद ही से एग्रीकल्चर लैंड शुरू होगी। उसी तरह जिस गांव या शहर की आबादी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है, ऐसी जगहों पर जो उसकी जो लिमिट है शहर की, वहाँ से 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ज़मीन है तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है तो उसकी जो भी म्यूनसिपल लिमिट है वहाँ से 8 किलोमीटर तक का एरिया पकड़ा जाएगा, एरियल डिस्टेंस। यानी पूरे लिमिट से लेकर जो वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एरियल डिस्टेंस होना चाहिए 8 किलोमीटर तक का। उसके बाहर की जो भी ज़मीन होगी वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। तो ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड है और इससे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब ऐसी इनकम कौन सी होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स आपने समझ लिया है अभी कि एग्रीकल्चर लैंड किसे कहेंगे। अब हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी आपको रेवेन्यू मिलता है या रेंट मिलता है किससे, उस एग्रीकल्चर लैंड से। अगर आपको कुछ, यानी आपने अगर उस लैंड को किराए पर दे दिया है, किसी और को रेंट पर दे दिया है और वहाँ पर वो शख्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है, मतलब वही कल्टीवेशन वगैरह का, खेती बाड़ी का सब काम करता है, तो वहाँ से जो आपको रेंट मिलेगा वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शर्त है कि उस पर एग्रीकल्चर का काम होना चाहिए। वो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना लिए वो लोग, उसका पैसा आपको मिल रहा है, ऐसे सूरत में आपको नहीं, इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि कोई भी इनकम यहाँ पर जो खेती बाड़ी से आप डायरेक्टली खेती बाड़ी करके जो भी कमाते हो, मतलब वो कल्टीवेशन करना और फिर जो भी सारा किसान भाइयों का जो काम होता है वो अगर आप करते हो और उस तरीके से उस एग्रीकल्चर लैंड पे उस तरीके से अगर आप कमाई करते हो तो वो भी आपकी ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आपको, वो जो होना चाहिए वो मार्केटेबल डायरेक्टली होना चाहिए, कोई और प्रोसेस ना हो उसके ऊपर। मतलब आप वहाँ पर समझ लीजिए कि कॉटन बना रहे हो और उसके बाजू में स्पिनिंग मिल है और वही कॉटन से आप धागा तैयार करके बोल रहे हो ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐसा नहीं है। कॉटन तक के सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर जो डायरेक्टली आप खेतों से निकालते हो गेहूँ चावल वगैरह और उसे ले जाकर मार्केट में सेल करते हो, ऐसी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। उसके बाद फार्म हाउस के ज़रिए अगर आपको कोई हानि आ रही है, अगर फार्म हाउस किसे कहेंगे, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में ना कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ये कंडीशंस पूरी होती हैं
तो ही वो फार्म हाउस कहलाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आप ज़मीन खरीद लो, वहाँ पर 4 दीवारी बना के एक बंगला बना दो और कह दो ये फार्म हाउस है। जी नहीं, इनकम टैक्स वाले इसे नहीं मानेंगे। फार्म हाउस इस कंडीशन के मुताबिक कैसे चीज़ है कि वाकई में आपका एक खेत है जो एग्रीकल्चर लैंड के ज़मरे में आता है, मतलब वही वो म्यूनसिपल लिमिट से 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जैसा भी रहे वो दूर हो। उसके बाद वहाँ पर उस खेत के दरमियान में या कहीं पे भी एक जगह हो, एक घर हो, और वो घर वो किसान के रहने के लिए इस्तेमाल होता हो, या ये जो फसलें काटने के बाद उसे स्टोरेज करना होता है उसके लिए इस्तेमाल होता हो, तो ऐसी जगहों को हम फार्म हाउस कहते हैं। तो अगर उस फार्म हाउस से भी कुछ इनकम आ रही है, मतलब जैसे कोई भी रेंट पर लेता है आपसे, अब वो खेत के साथ फार्म हाउस का भी रेंट देगा, तो वो रेंट जो फार्म हाउस का आएगा वो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रहा है तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब वहाँ पर यानी बेसिकली वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। इसके अलावा वो जो होती है नर्सरी वगैरह में, ये अपना सीडलिंग और सैपलिंग वगैरह, वो जो सीडलिंग होती है ना, उपज जिसे हम कहते हैं, या फिर सैपलिंग जो 1 से 6 इंच के दरमियान का जो छोटा सा पौधा होता है, वो सारे लगाए जाते हैं और उनकी जो भी रहता है वो प्रोसेस वगैरह किया जाता है, उनका सेल परचेज वगैरह किया जाता है। ये सारी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी, इस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर ये 4 सोर्स जो मैं आपको बताया हूँ, इन चारों सोर्सेज से अगर आपके पास इनकम आती है और वो 10 लाख से तजावज़ कर जाती है, तो फिर आपके पास चांसेस हैं कि इनकम टैक्स की नोटिस अब आपके पास आने लगे और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए सर ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह संभाल कर रखने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जिनकी वजह से हम प्रूव कर सकें ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, ये मेरी अदर सोर्सेज वाली इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर। अब जाहिर सी बात है, हम खेतों में रहते हैं, वहाँ पर हम काम करते हैं, तो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। बिजली का एक्सपेंस होता है, या फिर हम जो बीज वगैरह ख़रीदने जाते हैं उसका एक्सपेंस होता है। ट्रैक्टर अगर कोई लोन पे रहे तो उसका EMI वगैरह, यानी समझ में आता है कि हाँ ये एग्रीकल्चर नेचर ही का एक्सपेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो और एक्सपेंस बता रहे हो, कि वो तो खेती बाड़ी से मुंसलिक नहीं समझ में आता। तो ऐसा सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर जो भी आप अपनी खेती बाड़ी के ताल्लुक से एक्सपेंस आउट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने होंगे। उसके अलावा आपने गेहूं या प्याज या टमाटर वगैरह को ले जाकर आपने मंडियों में बेचा है, तो उसकी सेल इनवाइसेज होती हैं। आपने जो सेल किया है उसकी सेल इनवाइस होगी, उसे आपको संभाल कर रखना है। या फिर हाँ, ये सबसे अहम चीज़, जो खेत है उसकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखना है। अगर आप खुद ओनर हो तो जाहिर सी बात है वो ओनरशिप होगी, वो आपको प्रूव करना रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि हाँ देखिए मेरा खेत है भाई, मैं ही कर रहा हूँ ये। या फिर आपके बाप दादा वगैरह का किसी का होगा तो उनसे आपको इनहेरिटेंस में आपको इनहेरिटेंस में मिला होगा ये सारी चीज़ें, तो उसका प्रूफ आपको रखना होगा। या फिर अगर आपने रेंट पर लिया हुआ है तो रेंट एग्रीमेंट होगा, और जिससे रेंट पर लिया है उसके पास ओनरशिप का कुछ होगा डॉक्यूमेंट कि हाँ वही ओनर है जिससे आप रेंट पर ले रहे हो। तो वो सारे डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स आपको रखनी होगी। उसके अलावा कैश बुक तो बहुत ज़रूरी है। जो भी डेली एक्सपेंस होते हैं, जो भी इनकम होती है, छोटे मोटे यहाँ पर सेल कर दिए, वहाँ से इनकम आ गई थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर नेचर की, उसे आपको मेंटेन करना है। कैश बुक बना कर रखना है, कितना एक्सपेंस होता है वो लिखना है आपको। और फिर बैंक स्टेटमेंट, अगर जो भी आप सेल करते हो उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है तो उसे भी आपको संभाल कर रखना हो तो जाहिर सी बात है बैंक में नज़र आ ही जाएगा, तो बैंक स्टेटमेंट आपको हो सकता है शो करना पड़े। इसके अलावा आपकी समझ में जो कुछ आता है कि मुझको जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसका लेजर है वगैरह, और भी इस किस्म का जो भी आपको समझ में आता है, जो भी लेजर्स आपको लगते हैं, आप वो सब मेंटेन करें। और लास्ट में वही कि जो भी ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये जस्टिफाई करते हैं कि जी हाँ आप किसान हो और आपकी ये इनकम आ रही है एग्रीकल्चर मीन्स से, ये सारी चीज़ें आपको संभाल कर रखनी होंगी। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन आज का
जो कि सी एन ए जी आपको पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी होती है ये गवर्नमेंट का ऑडिट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट यही करती है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट यही करती है, और जो इनकी जो पीएसयूज़ होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इनका सबको ऑडिट यही करती है। और भी जो गवर्नमेंट जो होल्डिंग्स जहाँ पर होती है 51% से ज़्यादा, ऐसे सारी कंपनीज़ का ऑडिट भी सी एन ए जी करती है। तो ये बहुत हाई लेवल की अथॉरिटी होती है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ कि इसका स्टेटस, इसका जो हेड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होता है। तो ये बहुत आफत लोग हैं, बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।